मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। हम लोग डिसीजन मेकिंग की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने निर्णय की परिभाषा, इसके महत्व, इसके सिद्धांत आदि की चर्चा की है। आज हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय प्रक्रिया, इसकी चर्चा करेंगे। निर्णय कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके, एक के बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टेकन इन डिसीजन मेकिंग, उसी को हम लोग निर्णय प्रक्रिया भी बोलते हैं। अर्थात निर्णय का शुरुआत कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ तक होता है, और इस बीच में उठाए जाने वाले कदम, की जाने वाली क्रियाएं जो है उन्हें हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं, प्रक्रिया के नाम से जानते हैं कि निर्णय की प्रक्रिया क्या है। उठाए जाने वाले कदम, कहाँ से निर्णय की शुरुआत होती है और कहाँ जाके निर्णय समाप्त होता है, इसकी चर्चा हम लोग अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत करेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है, निर्णय की आवश्यकता कब होती है? तो सबसे पहला चीज है कि जब कोई समस्या आती है तब कोई डिसीजन लेने की बात होती है। तो पहला चीज है इसमें समस्या की पहचान, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा होता है संभावित विकल्पों की खोज। जब समस्या की पहचान हो जाती है कि हमारे पास ये समस्या है, तो फिर उसका समाधान कैसे होगा, क्या कैसे कैसे उसका एक समाधान होगा या एक से अधिक कोई विकल्प है समाधान का, तो उन समाधानों की खोज करना। तो कौन कौन समाधान के रास्ते हो सकते हैं, कितने विकल्प हो सकते हैं, किस किस तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं, सर्च फॉर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। तीसरा होता है कि जब हम फिर समस्या की पहचान कर लेते हैं, फिर समस्या का समाधान कैसे होगा, इन विकल्पों को खोज निकालते हैं, तब उसके बाद उन विकल्प, जो विभिन्न विकल्प हमारे पास हैं, विभिन्न रास्ते हैं, उनका हम लोग एवेल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। और उसके बाद फिर जब ये एनालिसिस हो जाता है, तो उस एनालिसिस के बाद समस्या का जब एनालिसिस कर, समाधान का जब हम विकल्प का एनालिसिस कर लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसमें से हम एक विकल्प को चुनते हैं, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव। और उसके बाद का जो कदम होता है, उसके बाद का जो स्टेप्स होता है प्रक्रिया के अंतर्गत, उसके बाद प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है। जो जिस विकल्प का चुनाव हम लोग करते हैं, उस विकल्प, वह जो निर्णय होता है, उसके क्रियान्वयन तथा उसके मूल्यांकन का काम हम लोग करते हैं। तो यही निर्णय प्रक्रिया है, स्टेप्स टेकन इन डिसीजन मेकिंग या प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला चीज है समस्या की पहचान, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। जो जब तक हम समस्या को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम उसका कोई समाधान नहीं कर सकते हैं। जैसे पीछे भी हमने चर्चा की है कि कोई भी डॉक्टर जब तक वह डिजीज को डायग्नोज नहीं करेगा, बीमारी को पहचानेगा नहीं, तब तक वह कौन सा दवाई लिखाएगा। दवाई तो ये बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन वह किस चीज का दवाई चलाएगा, हार्ट का दवाई चलाएगा, लंग का दवाई चलाएगा, कैंसर का दवाई चलाएगा, टीबी का दवाई चलाएगा, तो कैसे चलाएगा। इसलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण है निर्णय के लिए, निर्णय लेने के लिए, यह जो निर्णय होगा कि कौन सा दवाई चलेगा, उससे पहले उसको डिजीज को पहचानना होगा। उसी तरह से प्रबंध के क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले हमको निर्णय लेने के लिए, निर्णय करने के लिए सबसे पहले हमको उस समस्या को पहचानना पड़ेगा कि समस्या क्या है।
पहला स्टेप जो होगा प्रोसेस का, प्रक्रिया की जो पहला कदम होगा वह जो है होगा कि समस्या की पहचान करना। प्रथम यह निर्धारित करना होता है कि वास्तविक एवं सही समस्या क्या है। अगर प्रारंभ से ही समस्या के सही स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाता तो उसके समाधान के लिए लिया गया निर्णय फलदायक सिद्ध नहीं हो सकता है और उस पर किया गया संपूर्ण व्यय तथा परिश्रम वह भी व्यर्थ हो जाता है। इसके साथ साथ यह भी संभव है कि इस समस्या के साथ कुछ अन्य नवीन समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं। अगर स्वरूप हमको सही नहीं पता है, निश्चय नहीं हो पाता है समस्या क्या है, उसके समाधान के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, और अगर कुछ ऐसे ही निर्णय ले लिया जाएगा बगैर समस्या को जाने तो वह फलदायक नहीं हो सकता है और उस निर्णय पर के अनुपालन के लिए जो खर्च किया गया है वह खर्च भी व्यर्थ हो जाएगा। समस्या के पहचान में उसके समस्त मूल कारणों का पता लगाना, समस्या जो है उसको पहचान करने के लिए उसके समस्त मूल कारणों का पता लगाना चाहिए। समस्या के मात्र दो एक चिन्ह या लक्षणों के प्रकट हो जाने को ही समस्या का सही निदान नहीं समझ लेना चाहिए। अगर कोई समस्या का एक दो लक्षण प्रकट होता है तो उससे समस्या को की सही पहचान नहीं होती है। कारणों का पता लगाने के लिए समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों व सूचनाओं को एकत्र कर उनका विश्लेषण करना चाहिए, तब हम समस्या की पहचान कर पाते हैं। एक दो लक्षण से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं कि यही समस्या है। वर्तमान में देखिए कोरोना, आप एक दो लक्षण के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि यह कोरोना है। बिना लक्षण के भी कोरोना निकल सकता है। या सर्दी खांसी है तो कोरोना होगा, यह कोई निश्चित बात नहीं है। उसके विभिन्न लक्षणों में यह लक्षण भी है, इसलिए इसका हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। उसी तरह से प्रबंध के क्षेत्र में भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या का एक दो लक्षण देख करके हम यह नहीं कह सकते हैं कि यही समस्या है। उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा और उस गहन अध्ययन के लिए जो विभिन्न तथ्य हैं हमारे पास, सूचनाएं हैं, उसको एकत्र कर उनका विश्लेषण करके ही हम समस्या का पहचान कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है, उसको इस साल पिछले साल की तुलना में लाभ 20% कम होता है। यह कंपनी में उत्पन्न समस्या का एक चिन्ह है। लाभ का कम होना एक समस्या है, उसका एक चिन्ह है। जो कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कारण नहीं, क्या कारण है यह खोजना पड़े। इसके कारणों में अत्यधिक स्टॉक का बने रहना हो सकता है, कच्चे माल की असाधारण क्षति या चोरी हो सकती है, कर्मचारियों की असाधारण बदली हो सकती है, ग्राहकों का असंतोष हो सकता है और भी अन्य बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो इनको जो है हमको खोजना पड़ेगा कि लाभ कम होना एक समस्या है और किन कारणों से यह हो रहा है। जब तक हम वो नहीं जान पाएंगे तब तक हम इस समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे, इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई दुग्ध पदार्थ निर्माण करने वाली कोई एक कंपनी का विक्रय घट रहा है, सेल घट रहा है उसका। इस समस्या का चिन्ह था कि फुटकर विक्रेता कंपनी के पदार्थों का अधिक स्टॉक रखना नहीं चाहते थे। जो रिटेलर है वह उस प्रोडक्ट को अधिक रखना नहीं चाह रहे थे।
और कहते थे कि उन पदार्थों की उपभोक्ता मांग कम है, और यह कहकर नहीं रखते थे, वह कहते थे कि डिमांड कम है। लेकिन जब तथ्यों का जांच किया गया तो पता चला कि ये नहीं, विक्रय कम होने के कारण फुटकर दुकानों पर हर समय कंपनी के पदार्थों का उपलब्ध न होना एक कारण है। और ये पदार्थ इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, फुटकर दुकानदारों पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है। दूध पदार्थ है, बगैर रेफ्रिजरेटर के वह खराब हो जाता है, इसलिए रिटेलर उसको रखना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से डिमांड में कमी हो रही है। मिलता नहीं है, इसलिए लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो अगर रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता हो जिसमें कई हजार रुपयों का विनियोग करना फुटकर विक्रेता के लिए संभव नहीं हो पाता। तो कारण दूध पदार्थ के नहीं बिकने का कारण खोजने पर पता चलता है कि इसको रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की, स्टोरिंग के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है, जो कि फुटकर विक्रेता इतने रुपयों का विनियोग करना नहीं चाहता है या उसके लिए संभव नहीं। तो कारण ये है, डिमांड गिरने का कारण यह है। अब जब हम समस्या का पहचान कर लेते हैं, अब उसके बाद जो है सो उस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, दूसरा स्टेप होता है प्रक्रिया का। दूसरा स्टेप निर्णय प्रक्रिया का कि सर्च फॉर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, संभावित विकल्पों की खोज। निर्णय प्रक्रिया का दूसरा कदम है उन संभावित विकल्पों का खोज करना जिनके द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी के लाभ घट रहे हैं तो लाभों के घटने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए दो विकल्प मस्तिष्क में आते हैं। लाभ घट रहा है तो क्या क्या विकल्प हो सकता है, और भी विकल्प होंगे, लेकिन तत्काल दो विकल्प सामने आ रहे हैं। पहला, लागत पर नियंत्रण करना अथवा प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को लागू करना। लाभ घट रहा है तो लाभ को बढ़ाने के लिए जो दो विकल्प सामने आ रहे हैं, एक है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना। दूसरा, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को लागू करना। परंतु यदि विकल्प की खोज नहीं हो पाती है तो समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाएगा। बिक्री लाभ क्यों घट रहे हैं, घटने का कारण क्या है, क्या बिक्री कम, कॉस्ट नियंत्रण हम क्या करेंगे। हो सकता है कि हमारी बिक्री कम हो गई हो, यह भी एक कारण हो सकता है। हमारा कंपटीटर उससे कम मूल्य पर जो है सो वस्तु को ला करके रख दिया हो तो हमको लागत नियंत्रण करना पड़ेगा। उतना ही मूल्य में हमारा कंपटीटर क्वालिटी में अच्छा कर दिया हो तो हमको क्वालिटी सुधार करना पड़ेगा। तो आखिर कारण कहाँ पर है, किस कारण से बिक्री घट रही है, जिस वजह से लाभ घट रहा है। तो यह खोजना जो है, यह विकल्प क्या क्या है, समाधान का विकल्प क्या क्या हो सकता है। तो जब हम पहले कारण खोज चुके हैं, अब उस पर जो है सो क्या क्या समाधान उसका निकल सकता है। कॉस्ट कंट्रोल करना है, या प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लागू करनी है, या क्वालिटी में सुधार करना है, क्या करना है। तो समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम विकल्प का खोज नहीं कर लेते हैं, क्या क्या विकल्प हमारे सामने है। विकल्प आएगा तब हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो समाधान से पहले सबसे पहले समस्या को खोजना, पहचानना, और समस्या को खोजने के बाद दूसरा जो स्टेप है प्रक्रिया का, वह है कि विकल्प, उस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, एक से अधिक क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। विकल्पों की संख्या भी इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रबंधक के पास निर्णय लेने में कितना समय शेष है तथा निर्णय स्वयं कितना महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में निर्णय लेना है तो बहुत ज्यादा विकल्प को खोजने में हम नहीं रहेंगे।
अगर बहुत कम समय में अति शीघ्र निर्णय लेना है तो बहुत विकल्प की खोज नहीं हो पाएगी। दूसरा बात है कि निर्णय जो है सो कितना महत्वपूर्ण है, उसको टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता है। अब है कि विकल्प खोजने का ढंग क्या है, तरीका क्या है। किसी समस्या के समाधान के लिए संभावित विकल्पों का पता लगाने के लिए संबंधित सूचनाओं तथा आंकड़ों की उपलब्धता निरंतर बनी रहनी चाहिए। जो तरीका है वह क्या है कि संबंधित सूचना तथा आंकड़ों की उपलब्धता, जो आंकड़े उससे संबंधित हैं, डेटा उससे संबंधित हैं, उसकी उपलब्धता निरंतर बनी रहनी चाहिए। तभी हम जो है विकल्प खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो खोजने का तरीका है, विकल्प खोजने का जो तरीका है, समस्या के समाधान के लिए जो संभावित विकल्प हमारे पास हैं उसको खोजने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहला चीज है कि संभावित विकल्प का पता लगाने के लिए संबंधित सूचनाओं तथा आंकड़ों की उपलब्धता निरंतर बनी रहनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इन सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा, जो सूचनाएं और आंकड़े उपलब्ध हैं उनके विश्लेषण द्वारा ही समाधान के लिए विकल्प खोजे जा सकते हैं, दूसरा रास्ता नहीं है। वास्तव में प्रबंधकीय सूचनाएं तथा निर्णय सह संबंधित हैं, को एग्जिस्टेंस है, दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। प्रबंधकीय सूचनाएं वह निर्णय के लिए आवश्यक है, बिना सूचना के निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिए एक दूसरे के यह पूरक है, उनका सहसंबंध है, सहसंबंधित है एक दूसरे से। क्योंकि कुशल निर्णय इन सूचनाओं तथा आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। जब तक हम इन आंकड़ों का, इन सूचनाओं का संग्रहण नहीं करेंगे, उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा, एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तब तक सही विकल्प का, विकल्पों की तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है और जो संभव नहीं हो पाता है। विकल्प खोजने की कई विधियां हो सकती हैं, जैसे स्वयं के अनुभव द्वारा। प्रबंधक के पास अगर बहुत ज्यादा अनुभव है तो वह अपने अनुभव से भी विकल्प की तलाश कर सकता है। अन्य फर्मों की विधियों की जांच करके, दूसरे जो उसी तरह के, उसी स्वभाव के व्यवसाय करने वाले उपक्रम हैं, उनके विधियों, वो किस विधि से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी जांच करके, ब्रेन स्टोर्मिंग विधि के द्वारा, सांकेतिक समूहीकरण विधि आदि, इन सब विधियों से हम संभावित विकल्पों की खोज कर सकते हैं। तीसरा है विकल्पों का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब जब विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं तो ये जो विभिन्न विकल्प हमारे पास आए समस्या का समाधान करने के लिए, जिसको कि हमने खोज निकाला निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत, अब उन विकल्पों पर अलग अलग विचार करना होगा, अलग अलग उनका एवोल्यूशन करना होगा। जब तक हम उन विकल्पों का अलग अलग एवोल्यूशन नहीं करते हैं, उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि इन विकल्पों में सर्वोत्तम कौन सा है, सबसे अच्छा विकल्प कौन है, जो कि हमारे उपक्रम के लिए अभी सर्वोपयोगी होगा, सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। तो निर्णय प्रक्रिया का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि जब हम विकल्प की तलाश कर लेते हैं, विभिन्न विकल्प, एक से अधिक विकल्प जब हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं, तब उन विकल्पों का हम एवेल्युएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस विकल्प में क्या, कितना लाभ है, कितनी हानि है, कौन सा विकल्प कितना सुटेबल है और कितना अनसुटेबल है। तो हर एक विकल्प का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के बाद तब हम यह निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं कि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, किसमें सबसे ज्यादा लाभ और सबसे मिनिमम, निम्नतम हानि है, कम हानि है।
विभिन्न विकल्पों का खोज कर लेने के बाद प्रबंधक किस स्थिति में होता है कि वह गुण अवगुण या लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर सभी विकल्पों का मूल्यांकन करे। क्योंकि सभी विकल्पों में कुछ गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं, लाभ हानि जैसा हम बताए विद्यमान होते हैं, अतः उनका मूल्यांकन अत्यंत ही निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। मूल्यांकन जब हम करने के लिए बैठते हैं तो उसमें हमको जो है पार्शियल नहीं होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। हमारा नजरिया जो है वह साइंटिफिक नजरिया। विकल्पों के प्रभावों का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक प्रबंधक को उन सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनकी परिधि में निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के कोई निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए विकल्प का जब हम उसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं तो उनकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उस सीमा की परिधि से आगे जाकर के कोई निर्णय नहीं हो सकता। ये परिधि क्या है, ये सीमाएं क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह हमारे आंतरिक और बाह्य वातावरण के अनुकूल है या नहीं है। जो निर्णय हम ले रहे हैं वह हमारा जो बाह्य वातावरण है या आंतरिक हमारा जो वातावरण है उससे वह टकराहट तो नहीं होगा, उसके विपरीत तो नहीं जा रहा है। जैसे आंतरिक संसाधन, अगर हम कोई ऐसा निर्णय ले लें जिसके लायक हमारे पास आंतरिक संसाधन नहीं है या बाह्य वातावरण हमको इसकी इजाजत नहीं देता, तो ऐसा निर्णय नहीं हो। दूसरी सीमा है कंपनी की पूंजी संबंधी क्षमता। पूंजी कितनी है कंपनी की, और उससे आगे जाकर के हम कोई निर्णय ले लें जो पूंजी ही नहीं है। अगर कोई समस्या है ऐसे रखी कि हमको मतलब उसका समाधान हम निकाल के लाते हैं कि प्लांट बैठाना, लेकिन प्लांट बैठाने में जितनी पूंजी लगेगी कंपनी के पास उतनी पूंजी नहीं है, तो पूंजी पर भी विचार करना पड़ेगा। कहाँ से, अगर उस तरह का हम निर्णय लेते हैं तो उसके लिए हम कहाँ से फंड की व्यवस्था करेंगे, फंडिंग कहाँ से हो। तो ये जो सीमाएं हैं इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए निर्णय लेते समय। तीसरा है कंपनी की निर्धारित नीति। कंपनी की नीति क्या है, पॉलिसीज क्या है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। ये सीमाएं हैं निर्णय लेने की। चौथा है उपलब्ध समय तथा संसाधन। हमारे पास जो समय उपलब्ध है जितने दिन का, उस उतना ही दिन के अंदर जो है सो हमको कुछ करना है। अगर हम बहुत लेट कर देते हैं अपने उस निर्णय को लेने में, या निर्णय हमारा ऐसा होता है जिसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा देर होगा, तो जो हमारे पास समय की उपलब्धता है वो समाप्त हो जाएगी, तो फिर हमारे उस निर्णय का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसी तरह से संसाधन हमारे पास कितने उपलब्ध हैं, इन संसाधनों की उपलब्धता पर ही, की सीमा के अंदर ही हमारा निर्णय होना चाहिए। अब इसको एक प्रोफेसर न्यूमैन व समर ने इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया। विकल्पों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इनको एक उदाहरण के द्वारा समझाया। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक मध्यम आकार वाली निर्माणी फर्म के प्रबंध संचालक से उसके क्रय प्रतिनिधि ने यह प्रार्थना की कि उसके वेतन में वृद्धि कर दी जाए, उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। क्रय प्रतिनिधि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो था ने यह संकेत दिया कि श्रम संघ के सदस्यों की मजदूरी में 5% की वृद्धि की गई है। जो लेबर हैं उन लेबर के मजदूरी में 5% की वृद्धि की गई, अतः उनके वेतन में भी इतनी ही वृद्धि की जानी चाहिए। यह व्यक्ति फर्म में 20 वर्षों से कार्यरत है और गत 8 वर्षों से क्रय प्रतिनिधि के रूप में उत्तम कार्य भी करता आ रहा है।
वैसे क्रय प्रतिनिधि यह मानता है कि उसे अपनी सेवाओं के लिए उचित वेतन मिल रहा है। अब इस समस्या के समाधान के लिए प्रबंध संचालक ने 2 विकल्प खोजे। समस्या का जो समाधान करना है तो इसके लिए 2 अल्टरनेटिव उन्होंने खोज के निकाला। पहला, वेतन में वृद्धि कर दी जाए, उसका डिमांड है तो उस हिसाब से 5% वृद्धि कर दी जाए, उसका जो लॉजिक है इसके पीछे वह सही है। दूसरा विकल्प है कि जैसी स्थिति है वही बने रहने दी जाए, कि अभी जो स्थिति है जितना वेतन मिल रहा है उतना ही वेतन मिलता रहे। अब इन विकल्पों को की तुलना हम करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जो किसमें करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। अब मान लीजिए कि वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा, इसका जब हम मूल्यांकन करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या मूल्यांकन करने के बाद क्या क्या बातें सामने आती है। मूल्यांकन जब हम करते हैं तो वह अधिक मेहनत से कार्य करेगा। अगर हम वेतन में वृद्धि कर देंगे तो वह जितना मेहनत से काम कर रहा है उससे और अधिक मेहनत से काम करेगा। दूसरा क्या होगा, फर्म के प्रति उसकी सहानुभूति उनके अन्य साथियों की सहानुभूति को आकर्षित करेगी। उसका जो सहानुभूति है फर्म के प्रति, जो डिवोशन है, जो समर्पण है, अगर वेतन हम वृद्धि कर देते हैं तो उनके अन्य साथियों की सहानुभूति को आकर्षित करेगी। जो साथी उनके हैं वह भी करेंगे कि इसके जैसा हम काम करेंगे तो मेरे वेतन में भी वृद्धि होगी। तीसरा क्या होगा, वह किसी अन्य कंपनी में नौकरी करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर हम वेतन वृद्धि कर देते हैं तो वह हमारी कंपनी को छोड़ करके नहीं जाएगा, किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करने की बात नहीं सोचेगा। चौथा, उसमें माल पूर्तिकर्ताओं के साथ सौदा करने में अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा। जो कच्चे माल का जो पूर्ति करता है, सप्लायर है, उसके साथ साथ वह बार्गेनिंग करने में, सौदा करने में अधिक ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। दूसरी स्थिति जो है, विकल्प जो है कि जैसी स्थिति है वही रहने दी जाए। इसका जब हम मूल्यांकन करेंगे तो क्या चीजें सामने आएगी, कार्यभार में वृद्धि होने पर ही वेतन वृद्धि की जाए। अगर वही स्थिति रहती है तो उसके मतलब क्या होगा कि कार्यभार में अगर वृद्धि होती है तभी वेतन का वृद्धि किया जाए। दूसरा क्या होगा कि वेतन में अन्य कर्मचारियों के साथ संतुलन बना रह सकेगा। वेतन अगर हम बढ़ा देते हैं वेतन, तो अन्य कर्मचारी जो है वह भी मांग करने लगेंगे कि मेरा भी वेतन बढ़ाया जाए, तो इसलिए वेतन नहीं बढ़ाया जाए और जिससे कि अन्य कर्मचारियों के साथ संतुलन बना रहे, कोई असंतुलित स्थिति पैदा न हो। तीसरी स्थिति क्या होगी कि यथास्थिति अगर बनी हुई है, वेतन में वृद्धि नहीं करते हैं हम, तो फर्म के खर्चों में वृद्धि नहीं होगी। फर्म का जो खर्च है वही रहेगा। अगर हम वेतन वृद्धि करते हैं तो फर्म के खर्चों में वृद्धि होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। अब इन विकल्पों के गुण अवगुण का अध्ययन करने के बाद प्रबंध संचालक ने यह निर्णय लिया कि केवल क्रय प्रतिनिधि के वेतन में वृद्धि करने से अन्य अधिकारियों के मनोबल में जो कमी आएगी वह क्रय प्रतिनिधि के मनोबल में होने वाली वृद्धि से कहीं अधिक होगी। अगर हम क्रय प्रतिनिधि का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वेतन बढ़ा देते हैं तो उसके मनोबल में निश्चित रूप से वृद्धि आएगी, लेकिन अन्य कर्मचारियों के मनोबल में जितनी कमी आएगी वह इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के मनोबल में होने वाली वृद्धि से बहुत ही ज्यादा होगी। अतः क्रय प्रतिनिधि के वेतन में वृद्धि करना फर्म के हित में नहीं होगा। यहाँ पर प्रबंध संचालक ने यह निर्णय लिया कि अन्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे का अध्ययन किया जाए और यदि अंतर पाया जाए तो सभी अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन किया जाए। अगर कुछ इसमें गड़बड़ी है तो सबों के लिए किया जाए, न कि सिर्फ एक के लिए, इससे दूसरे का मनोबल गिरेगा। अब चौथा स्टेप है डिसीजन प्रोसेस का, प्रक्रिया का। एक विकल्प का चुनाव या निर्णय, सिलेक्शन ऑफ
एन अल्टरनेटिव। पहला हुआ समस्या का पहचान करना, दूसरा हुआ संभावित विकल्प का खोज करना, तीसरा हुआ विकल्पों का मूल्यांकन करना। अब चौथा स्टेप है या प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा कदम हमारा होता है कि ये जो विकल्पों का विभिन्न समस्याओं का पहचान करके जो उसका संभावित विकल्प खोजे, उन विकल्पों का मूल्यांकन किए और मूल्यांकन करने के बाद उन विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, यही निर्णय होगा। निर्णय यहां आकर के होगा कि किस विकल्प को चुना जाए। एक समस्या के समाधान के लिए खोजे गए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक विकल्प को चुनने की आवश्यकता होती है, जो निर्णय कहलाता है। यह कार्य ऊपर से आसान दिखाई देता है, कहने में तो बड़ी आसान है, देखने में भी बड़ी आसान है कि 4 समस्या समाधान का विकल्प हुआ, उसका मूल्यांकन कर लिए, अब उसमें से जो है सो किसी एक को चुन लो। परंतु यह बहुत ही कठिन कार्य है। गलत निर्णय हो जाने की आशंका में कुछ कमजोर प्रबंधक तो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। विकल्प है, मूल्यांकन हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए यह बड़ा कठिन होता है और कहीं गलत निर्णय ना हो जाए, इस तरह की बात सोच करके कुछ कमजोर प्रबंधक जो है, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है, वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। वैसे निर्णय लेने से पूर्व जब हम किसी कंक्लूजन पर आते हैं, किसी निर्णय पर आते हैं, तो उससे पहले जो है हम कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, किस विकल्प द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। हम जो विभिन्न विकल्प हैं उसमें से किस विकल्प द्वारा, कौन सा विकल्प है जिसके माध्यम से हमारा जो निर्दिष्ट लक्ष्य है, उल्लेखित लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति संभव होगी। दूसरा क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा विकल्प आर्थिक प्रभावशीलता की दृष्टि से सर्वोत्तम है। ये जो विभिन्न विकल्प हैं, इसमें कौन सा विकल्प आर्थिक प्रभावशीलता की दृष्टि से सर्वोत्तम है। और तीसरा, कौन सा विकल्प फर्म के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना संभव है। जो विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, उसमें से कौन सा विकल्प फर्म के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना संभव है। इन बातों पर ध्यान देकर के हमको किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। विकल्प के चुनाव में कुछ एक परिणात्मक तकनीकी का भी सहारा लिया जा सकता है। इन परिणात्मक तकनीकी में प्रोबेबिलिटी थ्योरी, संभाव्यता का सिद्धांत, क्यूइंग थ्योरी, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रोग्रामिंग, खेल का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गेम, इन सब तकनीकी बातों का सहारा लेके हम जो है एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। पांचवा होता है, 4 चीज हो गया। पहला स्टेप, प्रक्रिया शुरू जो होगी, समस्या की पहचान। दूसरा, समस्या की जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसके लिए समाधान के विकल्प का खोज करना। दूसरा हो गया कि संभावित विकल्प का खोज करना, समाधान कैसे होगा, इसमें कैसे कैसे हम समाधान निकाल सकते हैं, क्या क्या रास्ता हो सकता है, ये खोज करना। तीसरा हो गया कि खोजे गए समाधान को, विकल्प को मूल्यांकित करना, उसका मूल्यांकन करना कि किसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। चौथा हो गया
एक विकल्प का चुनाव या निर्णय करना। जब हम मूल्यांकित कर लेते हैं तो फिर उसमें से हम किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं। और इसके बाद पांचवा है निर्णय का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन। जब हम निर्णय ले लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द डिसीजन। जब हम निर्णय ले लेते हैं कि ये विकल्प जो है इसको लागू करना है, यह चीज लागू किया जाएगा, अब उसके बाद होता है कि जो हम निर्णय लेते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। यह भी निर्णय प्रक्रिया का ही अंग है, उसी का स्टेप है। यह निर्णय प्रक्रिया का पांचवा एवं अंतिम चरण है, अंतिम कदम है, अंतिम स्टेप है। एक विकल्प का चुनाव कर लेने के बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो। वास्तव में यह प्रभावपूर्ण नियोजन का ही आधार है। इफेक्टिव प्लानिंग का ही यह एक आधार है। जब तक हम विकल्प का चुनाव कर लेने के बाद यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि उसका सही प्रकार से कार्यान्वयन हो, तब तक यह प्लानिंग का आधार नहीं बन पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विकल्प का जब हम चुनाव कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि यही विकल्प लागू होगा, तो उसको यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है उसका सही प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए। विकल्प का चुनाव कर लेने के बाद प्रबंधक को चाहिए, जब विकल्प का चुनाव हो जाता है तो प्रबंधक मैनेजर को यह चाहिए कि वह उसके क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत रूपरेखा तैयार करे। तो कैसे क्रियान्वयन इसको करना है उसकी रूपरेखा तैयार करे, उसको संबंधित अधिकारियों को संप्रेषित करे, उसके लिए समर्थन जुटाए तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो सबसे पहले कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसकी रूपरेखा उसको तैयार करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं, जहां जहां यह निर्णय जो है सो प्रभावित करेगा, जिस जिस अधिकारी को प्रभावित करेगा, जिनके द्वारा यह क्रियान्वित होगा, उन सभी को ये संप्रेषित करें, उनको यह भेजें कि ऐसे यह निर्णय हुआ है और इस तरह से इसको क्रियान्वयन करना है, और उसके लिए फिर समर्थन जुटाए। अगर कोई विरोध में कोई बात कर रहा है तो वह उनकी बातों को सुन करके उनके दिमाग में जो नकारात्मक बातें आ रही हैं उसको निकाल करके उनका समर्थन जुटाए, सबों को एक मत करे तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, और इस क्रियान्वयन के लिए जो खर्च होंगे या जो भी संसाधन लगेंगे इसमें, उस संसाधन की व्यवस्था करे, उसको उपलब्ध कराए। निर्णायक का यह दायित्व होता है, निर्णय लेने वाले का यह दायित्व होता है कि वह अपने निर्णय के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। जो निर्णय वह लिया है, तो निर्णय लेने वाले का ही यह दायित्व बनता है कि उसके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाए। क्रियान्वित करने के लिए उसको पहल करना पड़ेगा और अपने निर्णय को क्रियान्वित करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। वह यह सोचकर ही संतुष्ट न हो जाए कि निर्णय हो जाने के बाद वह स्वयं भी क्रियान्वित हो जाएगा। निर्णय ले लिए और छोड़ दिए, अगर उसको फॉलो अप नहीं किया जाता है, उसके लिए फिर उसको क्रियान्वित करवाने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है, और क्रियान्वित करवाने का प्रयास करके फिर अगर उसको फॉलो अप नहीं किया जाता है तो वह निर्णय सफल नहीं हो पाता है। इसलिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति को यह सोचकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने निर्णय ले लिया और यह स्वतः क्रियान्वित हो जाएगा। निर्णय के क्रियान्वयन के बाद निर्णय का मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है। जब उसका क्रियान्वयन हो जाता है तो फिर उसका मूल्यांकन भी आवश्यक है कि निर्णय के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि यह पता लग सके कि निर्णय समस्या के समाधान में कितना सिद्ध हुआ। जो निर्णय हमने लिया उसको क्रियान्वित कर दिए, तो क्रियान्वित करने के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है। अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो यह पता नहीं लग पाएगा कि निर्णय समस्या के समाधान में कितना सहायक सिद्ध हुआ है।
यह जो निर्णय है यह सही है कि नहीं है, यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक निर्णय के क्रियान्वयन के बाद उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। वास्तव में यही वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक अपने अनुभवों से सीखता है और इसमें वृद्धि करता है। वह जो निर्णय लिया उससे वह सीखता है और फिर वह वृद्धि भी करता है, जो उसका निर्णय किस तरह से रिजल्ट दे रहा है, प्रतिफल दे रहा है। तो यह मूल्यांकन जब वह करता है तो वह देखता है कि हमारे निर्णय का क्या क्या प्रतिफल मिल रहा है और वह अनुभव प्राप्त करता है और इस अनुभव से वह सीखता है और फिर जो है इसमें वृद्धि कमी कर सकता है। तो इसके लिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक निर्णय का प्रतिफल हमको पता नहीं चलेगा और हम अंधेरे में यूं ही बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। अब अगली चर्चा में हम टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।